हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक गॉस के प्रमेय के बारे में बताने वाला हूं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है गॉस की प्रमेय, गॉसेस थ्योरम। मैं इसी के बारे में बात करूंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मैं चलता हूँ गॉस के प्रमेय पर। तो गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही है गॉस का प्रमेय। ठीक है, तो चलिए जैसे मैं एक गॉसियन सतह ले लिया, इस गॉसियन सतह का आप नाम रख सकते हैं। मान लीजिए मेरा गॉसियन सतह S। ठीक है, ये गॉसियन सतह है। अब यहाँ पर मैं एक बिंदु ले लेता हूँ, एक बिंदु ले लेता हूँ और बिंदु से r दूरी पर, इस बिंदु से r दूरी पर मैं यहाँ पर एक बिंदु P ले लूंगा। ठीक है, इस बिंदु से r दूरी पर मैं क्या ले लूंगा, एक बिंदु P ले लूंगा और इस बिंदु का मैं O नाम दे दूंगा। यहाँ पर एक बिंदु P ले लिया। अब यहाँ से जो है एक घन कोण बनाते हुए जो है इसको मैं घेर लेता हूँ। यहाँ से देखिए, इसको मैं यहाँ ऐसे मिला देता हूँ और इसको इस तरह से मिला देता हूँ। ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं कि जब भी ये घन कोण बनाएंगे तो यहाँ पर एक छोटे सा क्षेत्रफल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक छोटा सा क्षेत्रफल बन जाएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा क्षेत्रफल बन गया। यहाँ पर ये बिंदु P नाम रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया मेरा बिंदु P। ठीक है, अब ये जो देख रहे हैं आप, ये जो है ये छोटा सा क्षेत्रफल है, इसीलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ dA। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आवेश है, यहाँ से एक प्लस क्यू बंद आवेश, यानी गॉसियन सतह के अंदर जो है एक आवेश जो है वो प्लस क्यू है, ये बंद आवेश कहलाएगा। क्योंकि गॉसियन सतह जो होता है बाहरी पृष्ठ के बाहर जो होता है वो उस पर आवेश पर लागू नहीं होता है। तो यहाँ से जो है इधर सिद्ध में, इसके सिद्ध में यहाँ से एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर वेक्टर ई हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्षेत्रफल dA के द्वारा, ठीक है, वेक्टर ई के साथ बनाया गया कोण जो हो जाएगा, अर्थात वेक्टर डी वेक्टर ए जो है इसके साथ बनाया गया कोण जो है वो थीटा है। समझ रहे हैं? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो है एकदम बिल्कुल इस तरह से गोल जैसा शंकु टाइप का बन गया है, लेकिन वो ठोस होता है या अंदर एक खोखला है। इस तरह से यहाँ बीच में जो बन रहा है एक एंगल, यहाँ पर इसको कहेंगे घन कोण। इसको क्या कहेंगे, घन कोण कहेंगे। ठीक है, ये घन कोण जो है ये मेरा एक बहुत छोटा कोण है, इसीलिए इसको डी ओमेगा ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे, डी ओमेगा ले लेंगे। तो इस डी ओमेगा के द्वारा अब यहाँ पर जो है ये जो छोटे से क्षेत्रफल मेरा था dA, इससे जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा पहले मैं ये निकाल लूंगा, फिर उसके बाद जो है इस पूरे सतह पर कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो निकालूंगा, क्योंकि वही है गॉस का प्रमेय। क्योंकि अब चलिए गॉस के प्रमेय क्या कहता है उसको देख लेते हैं पहले। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ये बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या है, तो कहिएगा सर फाई हो जाएगा, क्योंकि विद्युत फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं। तो उस पृष्ठ द्वारा, अब ये जो पृष्ठ द्वारा है परिबद्ध कुल आवेश, इससे परिबद्ध कुल आवेश क्या है, प्लस क्यू है, अर्थात क्यू मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, क्यू। ठीक है, क्यू का एप्सिलॉन नॉट गुना का, गुना 1/ε0, तो गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा नीचे एप्सिलॉन नॉट, और यही मुझे प्रूव करना है। तो चलिए मैं इसको अब प्रूव करता हूँ। इसको प्रूव करने से पहले मुझे क्या क्या जरूरत पड़ेगा मैं उसके बारे में पहले यहाँ पर बात करूंगा। इसको प्रूव करने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दिख रहा है, इसका व्यंजक मुझे लिखना होगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर घन कोण डी ओमेगा है, डी ओमेगा का मान कितना होता है मैं वो पहले आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद ये डी ओमेगा का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये तीन बात महत्वपूर्ण है। एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है यहाँ पर हो जाएगा, और उसके बाद जो है डी ओमेगा या जो घन कितना होता है, फिर उसके बाद डी ओमेगा का इंटीग्रेशन कितना होता है। ये तीन बात आप समझ लीजिए, आपसे गॉस का प्रमेय प्रूव हो जाएगा चुटकियों में, बहुत ही आसान से। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ
यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैं लिखता हूं कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, E बराबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वो E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R स्क्वायर होता है। ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R स्क्वायर। ये E का मान निकल गया, E का मान जो है यहाँ पर मैं लिख लिया हूं। प्लस Q आवेश के कारण यहाँ पर जो है, सॉरी, यहाँ पर प्लस Q आवेश के कारण मैं वो नाम नहीं लिख पाया, बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए तीव्रता जो है यहाँ पर क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R स्क्वायर। आप, मैं यहाँ पर क्यों वो छोड़ सकता था, लेकिन क्लियरिटी आप कोई चीज लिखिएगा तो बढ़िया रहता है। तो आइए अब यहाँ पर मैं देखता हूँ, एक तो E निकाल लिया, पहला बात, मैं 3 बात बोला था। दूसरा बात था कि डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बिंदु O पर जो है ये क्या है, घन कोण है। बिंदु O पर घन कोण कितना है, तो मैं यहाँ लिखता हूं बिंदु O पर, बिंदु O पर किसके द्वारा घन कोण बनाया गया है, तो सर ये छोटे से क्षेत्रफल DA के द्वारा। तो मैं वही लिख लेता हूं, बिंदु O पर DA के द्वारा, DA के द्वारा बनाया गया घन कोण, घन कोण कितना हो जाएगा सर, डी ओमेगा बराबर जो हो जाएगा वो क्षेत्रफल किसके द्वारा बनाया गया है, DA के द्वारा। तो यहाँ हो जाएगा DA cos थीटा बटे R स्क्वायर, इतना कोण बनता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर है कि ये सब बात आपको पहले से पता होना चाहिए, पता होना चाहिए तो आपके लिए चुटकियों में, नहीं है तो आप डायरेक्ट इसको याद रख लीजिए और इसको एक चीज और याद रख लीजिएगा जो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूं कि इस छोटे से क्षेत्रफल में आखिर विद्युत फ्लक्स कितना गया होगा। विद्युत फ्लक्स तो फाई होता है, लेकिन छोटे से क्षेत्रफल के लिए डी फाई ले लेंगे। तो वही मैं यहाँ पर लिखता हूं कि मैं यहाँ लिख देता हूं छोटे से क्षेत्रफल, छोटे से क्षेत्रफल, क्षेत्रफल DA, छोटे से क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा छोटे से क्षेत्रफल के लिए, तो आप ध्यान दीजिए, छोटे से क्षेत्रफल के लिए हो जाएगा यहाँ पर डी फाई ई, क्या हो जाएगा डी फाई ई बराबर, क्योंकि विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, और भी फार्मूला अगर आप पढ़े होंगे, विद्युत फ्लक्स के बारे में जानकारी अगर आपको होगा तो वो जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुना क्षेत्रफल होता है। जब हम छोटे से क्षेत्रफल के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E होगा, लेकिन छोटा सा क्षेत्रफल D वेक्टर A हो जाएगा। तो वही यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, छोटे सा क्षेत्रफल फाई E बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, E वेक्टर E डॉट D वेक्टर A हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। अब उसके बाद मैं यहाँ पर एक बात बताता हूँ कि जब भी आप 11th क्लास में पढ़े होंगे डॉट वेक्टर क्रॉस वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ये पढ़े होंगे, तो जब भी यहाँ पर
ये क्या है, ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। तो जब भी यहाँ वेक्टर हटता है तो वो cos थीटा आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि डी फाई ई बराबर ई डी ए cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ इस बात से समझ सकते हैं, मैं समझने के लिए यहाँ पर लिखता हूँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी cos थीटा। क्या होता है, ए बी cos थीटा, ये हो जाता है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूंगा कि सर यहाँ पर जो आ गया है, क्या आ गया है, डी फाई बराबर ई डी ए cos थीटा आ गया है। क्या आपको ई का मान पता है? जी सर मान पता है, यहाँ पर देख लीजिए ई का मान पता है, यहाँ ई का मान रख लीजिए। ठीक है, ई का मान रखिएगा तो क्या मिलेगा, चूंकि ई का मान रख दीजिए तो यहाँ मिल जाएगा डी फाई ई, यहाँ पर हो जाएगा डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ ई का मान रख दीजिए, ई का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ई का मान रखने में पूछ रहा है डी ए cos थीटा, तो यहाँ पर ये भी ले लीजिए डी ए cos थीटा बटे यहाँ पर बस वही इतना ही है डी ए cos थीटा, तो ये भी लिख लिया मैं। यहाँ पर देख लीजिए कि डी फाई बराबर, अब यहाँ पर ई का मान रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर जो है ये डी ए cos थीटा जियो का त्यों मैं यहाँ पर रख दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू को मैं यहाँ लाता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और क्यू को इसके क्यू यहाँ ले आया हूँ, डी cos थीटा को एक साथ रखता हूँ, डी ए cos थीटा को डी ए cos थीटा बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, इसको मैं एक साथ रखता हूँ। क्यों, क्योंकि ये मुझे कुछ दिख रहा है, मैं थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि कुछ और नहीं घन कोण है, तो डी ओमेगा बराबर डी ए cos थीटा बटे आर स्क्वायर, ये घन कोण है। उसी तरह से यहाँ पर जो है ये घन कोण है, इसका मैं यहाँ पर प्रयोग करने वाला हूँ। अब जो है मैं इसको मिटा दूंगा, अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पर स्पेस कम है, इसीलिए आप इसका तब तक नोट डाउन कर सकते हैं। मैं अब जो है आगे इसको मिटा करके आगे कंटिन्यू करता हूँ वीडियो में, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब जो है मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। अब जो है मैं यहाँ पर मिटा लिया हूँ, अब वो जो समीकरण मुझे वहां मिला था मैं यहाँ लिख लिया हूँ, डी फाई बराबर क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ए cos थीटा बाय आर स्क्वायर। अब मैं यही के बारे में बात कर रहा था, ये आखिर क्या है, ये देखिए तो घन कोण ना है, यहाँ पर यहाँ जो अभी तुरंत लिखा था कि ये देखिए डी ए cos थीटा बाय आर स्क्वायर बराबर क्या होता है डी ओमेगा, तो मैं इसके जगह पर क्या लिख दूंगा डी ओमेगा, मैं पीछे वो मिटा दिया हूँ, आप वहां लिख लिए होंगे, इसीलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिख लूंगा मैं सर डी फाई बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। ठीक है, जैसे डी ओमेगा आ जाएगा, ये जो मेरा आया हुआ है विद्युत फ्लक्स, ये एक छोटे से क्षेत्र के लिए आया है, लेकिन मैं संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालूंगा, इसीलिए मुझे इसका समाकलन करना होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखता हूं संपूर्ण पृष्ठ एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उसको निकालने के लिए कुछ नहीं, बस इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, निकल जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन डी फाई बराबर हो जाएगा क्या सर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन एक जानते होंगे, इंटीग्रेशन डीएक्स का क्या होता है एक्स होता है,
तो x हो गया, तो यहाँ d फाई का क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ इसको और यहाँ पर लिखता हूँ d फाई का क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा सर। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट होता है वो बाहर हो जाता है, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ बच जाएगा इंटीग्रेशन डी ओमेगा, क्या बच जाएगा, डी ओमेगा। मैं ये लिख लिया हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक चीज याद रखना होगा, आप जानते हैं तो बढ़िया, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। क्या याद रख लेना है सर, सर इंटीग्रेशन, कौन सी, इंटीग्रेशन डी ओमेगा का, जो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होता है वो होता है 4 पाई, क्या होता है, 4 पाई, ये याद रखिएगा, ठीक है। कि इंटीग्रेशन डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होता है, 4 पाई। तो वही यहाँ पर लिख लीजिएगा कि फाई बराबर यहाँ पर हो जाएगा, फाई बराबर क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिख लिया हूं। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, 4 पाई, तो मैं यहाँ रख देता हूं 4 पाई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 4 पाई से 4 पाई, ये क्या हो जाएगा, शहीद हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, फाई बराबर यहाँ पर बच गया क्यू, क्या बच गया, क्यू, फिर क्यू बाय यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हो गया, और यही मुझे लाना था तो मैं इसको ले आया हूं, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर अगर वीडियो आपको नहीं समझ में आता है ये सब चीज, तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आराम से बैठ करके देखिए, फ्रेश मूड में सारे कुछ को भूल जाइए और उसके बाद देखिए, ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बाकी ये जो है आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए, तो मैं मिलता हूं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप इसका नोट डाउन कीजिए।